गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स वेल्थ में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज आपके लिए द अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज रूरल डेवलपमेंट के बारे में। प्रीवियस वीडियो में मैंने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में डिस्कशन किया कि पीपल को एजुकेटेड बनाना कितना जरूरी है, पीपल को एज अ कैपिटल बनाना कितना जरूरी है। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं रूरल डेवलपमेंट के बारे में। बेसिकली ये चैप्टर का ओरिजिनेशन कैसे हुआ बच्चों? सबसे पहले गवर्नमेंट ने भैया पीपल को एजुकेटेड तो बना दिया, बट द प्रॉब्लम अराइजेस कि पीपल एजुकेटेड है बट स्टिल हम अगर डेवलपमेंट की ओर जाएं तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर इंटरेस्टेड फॉर अ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अर्बन एरिया। वो सिर्फ अर्बन एरिया पर ही डेवलपमेंट करने के पीछे पागल रहते हैं, परेशान रहते हैं, बट दे वर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया। सो गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना पड़ा रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए, बिकॉज अंटिल एंड अनलेस अर्बन एंड रूरल एरिया डेवलप नहीं रहेंगे तो इंडियन इकोनॉमी पूरा डेवलपमेंट नहीं होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। सो गवर्नमेंट को मेजर स्टेप लेना पड़ा थ्रू रूरल डेवलपमेंट। सो बेसिकली यहां पर सिर्फ हम रूरल एरिया के डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, उनके प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, उनके करेक्टिव मेजर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। चलो, सो बिफोर अगेन सेम प्रोसीजर है, बिफोर वी स्टार्ट वी शुड नो हमको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। सर जी जल्दी से फटाफट बताओ। सबसे पहले रूरल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, देयर चैलेंजेस, उन पे क्या क्या चैलेंजेस थे, क्या क्या प्रॉब्लम्स थे। बेसिकली 4 मेजर प्रॉब्लम थे जो अभी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। चलो, फिर हम लोग पढ़ने वाले रूरल बैंकिंग क्रिटिकल इवैल्यूएशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रूरल बैंकिंग क्रिटिकल इवैल्यूएशन। फिर आता है मेजर्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू इंप्रूव एग्रीकल्चर मार्केटिंग, अगेन ये वीवीआईपी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स, गवर्नमेंट मार्केट को ठीक करने के लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स लाए, ऑल्टरनेटिव चैनल लेकर आए जिसको डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी के नाम से भी हम जानते हैं। फिर आया ऑर्गेनिक फार्मिंग, देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। तो इस तरीका से ये चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं। बेसिकली रूरल डेवलपमेंट के बारे में, चैलेंजेस के बारे में, रूरल बैंकिंग क्रिटिकल इवैल्यूएशन के बारे में, मेजर्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू इंप्रूव एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बारे में, पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में, ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल एज अ रे ऑफ होप के बारे में, एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज, एंड एट द एंड हम टॉप बोर्ड्स क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। चल, ये तो सर जी आपने बहुत अच्छा बताया। अब फटाफट आप चैप्टर को समझाओ और हमें आगे प्रिपेयर करवाओ। सो सबसे पहले व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट? रूरल एरिया को डेवलप करना, दैट इज सेड टू बी रूरल डेवलपमेंट। सो रूरल डेवलपमेंट एक तरह का एक्शन प्लान था गवर्नमेंट के द्वारा ताकि वो रूरल एरिया का सोशली एंड इकोनॉमिकली डेवलप हो सके, दैट इज सेड टू बी रूरल डेवलपमेंट। सो रूरल डेवलपमेंट रेफर्स टू द एक्शन प्लान फॉर सोशियो एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। डन। ये रूरल एरिया का 4 बेसिक बहुत बड़ा बड़ा प्रॉब्लम था, आप देख सकते हो। सबसे पहला प्रॉब्लम था रूरल क्रेडिट का लोन का प्रॉब्लम था। दूसरा मार्केटिंग का, फार्मर्स को मार्केट अच्छा नहीं मिल पा रहा था। तीसरा प्रॉब्लम था डाइवर्सिफिकेशन का, कि अगर फार्मर को डाइवर्सिफाई करना है, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है तो कहां कहां एक्सपैंड कर सकते हैं। एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर एक प्रॉब्लम था। तो बेसिकली 4 प्रॉब्लम था, रूरल क्रेडिट, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, डाइवर्सिफिकेशन एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। एक एक करके डिस्कशन करते हैं। सो व्हाट इज रूरल क्रेडिट? रूरल क्रेडिट मतलब क्रेडिट फॉर फार्मिंग। ये फार्मिंग के लिए, रूरल एरिया के लिए जो भी क्रेडिट का रिक्वायरमेंट होता है उसको रूरल क्रेडिट बोलते हैं। क्रेडिट फॉर फार्मिंग, इट एक्ट्स एज अ लाइफलाइन फॉर फार्मिंग एक्टिविटी। रूरल एरिया में लोन मिलना मतलब ये बहुत बड़ा लाइफलाइन होता है फार्मिंग एक्टिविटी के लिए। So rural credit refers to credit for farming. It acts as a lifeline for farming activity. फार्मिंग एक्टिविटी में इसको लाइफलाइन के रूप में माना गया है बिकॉज ऑफ 2 रीजन। ये बहुत बड़ा लाइफलाइन के रूप में काम करता है। वो क्या 2 रीजन है? सबसे पहला रीजन है कि मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर स्मॉल एंड मार्जिनल होल्डर। जितने भी फार्मर्स है दे ऑल आर स्मॉल, बहुत छोटे हैं, गरीब हैं, एंड स्मॉल मार्जिनल होल्डर्स, एंड दे आर नॉट एबल टू जनरेट सरप्लस अमाउंट ऑफ इनकम। उतना इनकम जनरेट नहीं कर पाते हैं कि अपने लाइवलीहुड को रन कर सके। दैट्स व्हाई रूरल क्रेडिट इज इंपॉर्टेंट। दूसरा, जनरली देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन सोइंग एंड हार्वेस्टिंग। जब हम एग्रीकल्चर करते हैं, सीड को सो करते हैं, एंड हार्वेस्टिंग के टाइम पीरियड में थोड़ा सा टाइम गैप होता है, एंड उस टाइम गैप में बहुत सारे पर्सनल एक्सपेंसेस भी फार्मर्स के आते हैं, जैसे बर्थ, डेथ, आपका
मैरिज हो गया, ये सारे एक्सपेंसेस को बियर, दे आर नॉट एबल टू बियर ऑल द थिंग्स अलोन, वो सारे बियर अकेले नहीं कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दे आर इन सर्च ऑफ रूरल क्रेडिट, इसलिए वो रूरल क्रेडिट की तलाश में रहते हैं। सो दीज आर द मोस्ट टू इंपॉर्टेंट रीजन फॉर रूरल क्रेडिट। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट आर द रीजन फॉर रूरल क्रेडिट। तो मैंने बता दिया, रूरल क्रेडिट रेफर्स टू क्रेडिट फॉर फार्मिंग, it acts as a lifeline for farming activity because of two reasons. Most of the farmers are small and marginal holder, they are not able to generate surplus amount of income, that's why they are in search of rural credit. And generally there is a time gap between sowing and harvesting. Between that time gap many personal expenses are there, such as death, birth, marriages, etc. That's why rural credit is important. So वो ये सब रीजन के लिए they are in search of rural credit. अब आता है तीन टाइप्स ऑफ क्रेडिट आते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। ये सब आपको अपने आंसर में इंक्लूड करके लिखना है, ये डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये सब जैसे क्रेडिट को लेकर बोला आपको पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। व्हाट इज रूरल क्रेडिट एंड टाइप्स ऑफ क्रेडिट, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म हम सब जानते हैं, उसका टाइम पीरियड 1 साल से कम होता है। तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट आर दोस क्रेडिट हुज टाइम पीरियड इज लेस देन 1 ईयर। अब जब टाइम पीरियड ही कम है तो एक्सपेंसेस भी बहुत छोटे होंगे, such as purchase of seeds, insecticide, pesticide, etc. Medium term credit are those credit whose time period is more than 1 year but less than 5 years. It is mostly related to purchase of machinery, construction of fences, digging wells, etc. उससे ज्यादा एक्सपेंसिव चीज आते हैं। एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट जो होते हैं, इट्स टाइम पीरियड इज मोर देन 5 ईयर बट लेस देन 20 ईयर, 5 ईयर से ज्यादा बट 20 ईयर से कम। इट इज मोस्टली रिलेटेड टू परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स सच एज लैंड एंड बिल्डिंग, ये सब खरीदने में इस्तेमाल किया जाता है। सो क्रेडिट के मैंने बारे बताया, क्रेडिट के बारे में बताने के बाद तीन टाइप्स ऑफ क्रेडिट होते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, ये मैंने डिस्कशन कर रखा है। चलो, ये बताने के बाद क्रेडिट जो है वो दो टाइप्स ऑफ सोर्स प्रोवाइड करते हैं, एक है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स और एक है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। मोस्टली रूरल एरिया के टाइम पीरियड में जितने भी क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स है वो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के द्वारा ही फाइनेंस किए जाते थे। वो क्यों किए जाते थे अभी हम वो डिस्कशन करेंगे। चलो, ये तो मैंने बता दिया, अब झटपट फटाफट इसको खत्म करेंगे। चलो, सो टू सोर्सेज ऑफ क्रेडिट होते हैं, एक नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, एक इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। आपसे नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स उतना पूछा नहीं जाएगा बट आपको नॉलेज लेकर चलना है। सबसे पहले नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स इंक्लूड मनी लेंडर, लैंडलॉर्ड, विलेज ट्रेडर, दे आर द इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर प्रोवाइडिंग क्रेडिट इन रूरल एरिया। उस टाइम पीरियड में नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंस या क्रेडिट फैसिलिटी। About 93% of the total credit requirements are fulfilled by non-institutional sources. रूरल एरिया में जितने भी क्रेडिट के रिक्वायरमेंट थे उसमें से 93% ऑफ क्रेडिट रिक्वायरमेंट जो था वो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के द्वारा प्रोवाइड किया जाता था। इनफ है। अब आता है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। इंस्टीट्यूशनल सोर्स में क्या क्या आएंगे, गवर्नमेंट आएंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी आएंगे, कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, लैंड एंड डेवलपमेंट बैंक एंड NABARD। 93% ऑफ क्रेडिट रिक्वायरमेंट नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स देता था, तो बचा कितना, 7% ऑफ द क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड बाय द इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। आप सोच सकते हो इतना खराब कंडीशन था, 93% लोन जो था वो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स प्रोवाइड करते थे एंड ओनली 7% ऑफ क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स आर ओनली फुलफिल्ड बाय इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। इतना खराब कंडीशन था। अब फटाफट टाइप पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज क्या थे। तो ओनली 4 टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज थे, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक एंड NABARD। यही 4 इंस्टीट्यूशन उस टाइम पीरियड में थे जो लोन्स को प्रमोट करते थे एंड फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट इन 4 इंस्टीट्यूशन का हेल्प लिए थे। सबसे पहले कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। सो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी इज अ टाइप ऑफ सोसाइटी व्हिच आर मेड फॉर अ फार्मर्स to provide loans at reasonable rate of interest. It also provide guidance for doing diversification of agriculture. ये guidance भी provide करके दिया था for diversification of agriculture. About 16 to 17% of the credit requirements are provided by the cooperative society. And its main objective is to provide timely and rapid flow of credit, elimination of money lender, provision of credit across all the regions of the country and establishment of developmental program। ये बोला गया था कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के बारे में। सो बेसिकली कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी ये फार्मर्स के लिए लाया गया था टू प्रोवाइड लोन्स एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट अलॉन्ग विद क्रॉप फार्मिंग। ये क्रॉप फार्मिंग के साथ में गाइडेंस भी दिया करते थे फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। 16 to 17% of the credit requirements are provided by the cooperative credit society.
इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि टाइमली जल्दी जल्दी तुरंत लोन्स प्रोवाइड करके दे दे, लोन्स एट इजी टर्म्स एंड कंडीशन, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव टू एलिमिनेट मनी लेंडर, ये मनी लेंडर को हटाने के लिए एस्टैब्लिश किया गया था। एंड प्रोविजन ऑफ क्रेडिट अक्रॉस ऑल द रीजन्स ऑफ द कंट्री में जितने भी रीजन्स है सबको प्रॉपर क्रेडिट मिले, एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेवलपमेंटल प्रोग्राम, ये बहुत अलग अलग तरह का प्रोग्राम्स भी प्रमोट किया था जिससे क्रेडिट के बारे में और पीपल को इंफॉर्मेशन मिले। अब आता है एसबीआई या कमर्शियल बैंक। So SBI was established during the year 1955। 1955 में एस्टैब्लिशमेंट किया गया बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रियलाइज हुआ कि कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी अलोन आर नॉट एबल टू प्रोवाइड सफिशिएंट फंडिंग, वो अकेले सफिशिएंट फंडिंग प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए 1955 में कमर्शियल बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट किया गया टू प्रोवाइड लोन्स एट इजी टर्म्स एंड कंडीशन एंड लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऑब्वियसली एक इंस्टीट्यूशन सब पर फोकस नहीं कर सकता, ये इम्पॉसिबल है कि एक इंस्टीट्यूशन सारे एरिया पर फोकस कर सके, इसलिए एसबीआई या कमर्शियल बैंक का एस्टैब्लिशमेंट किया गया। अगेन एक और इंस्टीट्यूशन लाया गया था, रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक को लैंड एंड डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जानते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव भी लोन्स प्रोवाइड करना था एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, इजी टर्म्स एंड कंडीशन, बट द डिफरेंस इज ये फोकस करता था सिर्फ रिमोट रूरल एरिया पे या बैकवर्ड रीजन्स ऑफ द कंट्री या ओवर बैकवर्ड रीजन्स ऑफ द कंट्री, जो बहुत बैकवर्ड है उस पर फोकस किया करता था। चलो ये भी हो गया। अब आता है नबार्ड। नबार्ड क्या है सर? NABARD is popularly known as National Bank for Agriculture and Rural Development. It was introduced in India. It was an apex institution, एक बहुत apex institution है। It was established in 1982। ये 1982 में establish किया गया था। It focused on agricultural activity along with financing। ये financing के अलावा बहुत अलग अलग जगह पे भी काम करता था, जैसे स्मॉल बिजनेस को प्रमोट करना, ये सारा चीज रूरल डेवलपमेंट, रूरल एरिया पे फोकस करना इसका सबसे मेन ऑब्जेक्टिव था, जिसको हम नबार्ड के नाम से जानते हैं। सो नबार्ड इज पॉपुलरली नोन एज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया 1982। ये 1982 में एस्टैब्लिश किया गया था। इट फोकस्ड ऑन इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, रूरल एरिया को प्रमोट करना। अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के अलावा इट फोकस्ड ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ विलेज इंडस्ट्री पे फोकस किया, कॉटेज इंडस्ट्री पे फोकस किया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे फोकस किया। इट फोकस ऑन प्रोवाइडिंग टाइमली एंड रैपिड फ्लो ऑफ क्रेडिट। ये टाइमली और रैपिड फ्लो ऑफ क्रेडिट को भी प्रोवाइड करके दिया नबार्ड। चलो, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू प्रोवाइड काउंसलिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विस। ये काउंसलिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड करके दिया, एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंटल प्रोग्राम। साथ ही साथ जितने पीपल ऑफ रूरल एरिया थे उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करके दिया फॉर अ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। तो ये चार इंस्टीट्यूशन थे जिससे आपको डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली आपको आंसर में यूज करना पड़ेगा। वो कैसे यूज करना पड़ेगा मैं बताऊंगा। तो आपको यहां तक समझ में आया नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स में कौन कौन आए, एंड इंस्टीट्यूशनल सोर्स में चार इंस्टीट्यूशन थे, जिसको सबसे पहले कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बताया गया, दूसरा कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक एंड नबार्ड। ये 4 इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस थे जिससे रूरल एरिया को क्रेडिट फैसिलिटी मिलता था थ्रू इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। चलो ये भी डन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। चलो अब आता है सबसे, ये तो वी ऑल नो कि भैया रूरल बैंकिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया बिकॉज फार्मर वे टोटली डिपेंड अपॉन मनी लेंडर। उस टाइम पीरियड में नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स पे डिपेंड थे, जिसके कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रियलाइज हुआ कि नहीं भैया अब तो इंस्टीट्यूशनल सोर्स को प्रमोट करना ही होगा, बिकॉज ये मनी लेंडर बहुत ज्यादा पीपल को एक्सप्लॉइट करते थे, मैन्युपुलेट करते थे। तो नो डाउट इंस्टीट्यूशनल सोर्स आया तो, बट बहुत ज्यादा डिसएडवांटेजेस के साथ आया। वो क्या क्या डिसएडवांटेज था ये हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले ये मार्क कर लो, वीवीआईपी है, ठीक है, स्टार 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 एंड स्टार, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन क्या आएगा प्यारे बच्चों, रूरल बैंकिंग क्रिटिकल इवैल्यूएशन, मतलब रूरल बैंकिंग काम तो किया था बट इसका डिसएडवांटेजेस भी था। वो क्या डिसएडवांटेज था अब हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले बीए बनाकर ही आपको लिखना बहुत इजी है, बस आपको नॉलेज अपना गेन करना है। We all know at that time period farmer were totally dependent on money lender। वो money lender पे depend थे। 93% of the credit requirement are provided by the non-institutional sources। They charge very high rate of interest। वो बहुत ज्यादा rate of interest charge करते थे, जिसके कारण all the farmers became victims of exploitation। वो बहुत ज्यादा exploit हो गए। They charge very high rate of interest and when they are not able to repay the loan, जब वो loans को repay नहीं
कर पाते थे, सो दे वर फोर्स्ड टू सेल देयर लैंड, जमीन को बेच दिया जाता था उनके द्वारा, एंड दे बिकेम लैंडलेस लेबर या लैंडलेस फार्मर बन जाते थे। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज प्रमोटेड इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज को प्रमोट किया गया, जो फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम को प्रमोट किया। फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम क्या था कि लोन्स प्रोवाइड करके देते थे इजी टर्म्स एंड कंडीशन पे, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, लेस फॉर्मेलिटी के साथ में एज कंपेयर टू आपका नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी भी आया, रीजनल रूरल बैंक भी आया, नबार्ड भी आया, एंड कमर्शियल बैंक का भी स्टैब्लिशमेंट किया गया था, एंड दे प्रोवाइड अ वेरी गुड इंपॉर्टेंट रोल, अ वेरी गुड इंपॉर्टेंस फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया। बहुत अच्छा काम किए, बट इट वॉज हैविंग अ बैड साइड एज वेल। उसका भी एक बैड साइड था। क्या दो बैड था, फटाफट सर बताइए। सो दीज इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज यूज्ड टू डिमांड फॉर कोलैटरल सिक्योरिटी, ये इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कोलैटरल सिक्योरिटी का डिमांड करते थे फॉर फार्मर्स, एंड फार्मर क्रेडिट कहां से प्रोवाइड कर पाएंगे, बिकॉज या कोलैटरल कहां से प्रोवाइड करके पाएंगे, बिकॉज दे ऑल आर स्मॉल एंड मार्जिनल होल्डर, वो सारा का सारा मार्जिनल होल्डर है, गरीब है, सो दे आर नॉट एबल टू प्रोवाइड प्रॉपर कोलैटरल सिक्योरिटी, वो कोलैटरल सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पाते थे। एंड ये बताने के बाद ड्यू टू पॉलिटिकल पॉपुलिज्म, पॉलिटिकल कंडीशंस के चक्कर में गवर्नमेंट आर नॉट एबल टू रीपे द लोन, गवर्नमेंट जो था वो रिकवर नहीं कर पाते थे, जिसके चक्कर में इट वाज एक्टिंग एज अ डिफॉल्ट इन द रूरल बैंकिंग एज अ क्रिटिकल इवैल्यूएशन। सो बेसिकली इसका समरी क्या है बच्चों, इसका समरी ये है कि सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि हाउ फार्मर वे टोटली डिपेंड अपॉन मनी लेंडर, दीज मनी लेंडर चार्ज वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सारा जैसे एक्सप्लॉइट किया गया था वो सबके बारे में लिख देना। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया, जिसमें आप इंफॉर्मेशन डाल सकते हो कमर्शियल बैंक के बारे में, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में, रीजनल रूरल बैंक के बारे में, नबार्ड के बारे में, इनका सारा का सारा इंफॉर्मेशन लिख देना, वो कैसे काम करते थे। बट फिर एक लाइन छोड़कर आप देखना कि इट वाज हैविंग अ डिसएडवांटेज एज वेल, बिकॉज दीज इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज यूज्ड टू डिमांड फॉर कोलैटरल सिक्योरिटी, एंड ऑल द फार्मर्स एंड स्मॉल आर मार्जिनल होल्डर्स, and they are not able to give collateral security. And the another second problem was all the due to political conditions, government are not able to repay the loan, recover the loan, government are not able to recovery loans को recover नहीं कर पा रहा था, जिसके चक्कर में रूरल बैंकिंग was acting as a critical evaluation, रूरल बैंकिंग अच्छे से काम नहीं कर पाया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अनदर प्रॉब्लम आता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग को लेकर। आई नो थोड़ा स्पीड बोल रहे हैं, रीजन बिहाइंड बहुत सारे वीडियोस को कवर करना है जस्ट फॉर यू ऑल। अब एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक प्रॉब्लम था, अब दूसरा प्रॉब्लम आया एग्रीकल्चर मार्केटिंग को लेकर। तो पहले ऊपर आपको डिस्कशन करूंगा कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग को लेकर बेसिकली प्रॉब्लम क्या था। प्रॉब्लम ये था कि अगेन फार्मर वेट, वी ऑल नो द फार्मर वेट टोटली डिपेंड अपॉन मनी लेंडर, फार्मर मनी लेंडर पे डिपेंड थे। 93% ऑफ क्रेडिट रिक्वायरमेंट आर स्टिल प्रोवाइडेड बाय द नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, जिसके चक्कर में ऑल द फार्मर बिकेम विक्टिम्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। जब दे वर नॉट एबल टू रीपे द लोन, जब वो लोन्स को रीपे नहीं कर पाते थे, सो दे वर फोर्स्ड टू सेल द क्रॉप्स टू देम एट लोअर प्राइस। जबरदस्ती जबरन अपने क्रॉप्स को बेच दिया जाता था, टू द मनी लेंडर्स के द्वारा बेच दिया जाता था एट लोअर प्राइस। अलॉन्ग विद दिस, इसके साथ ही साथ प्रॉपर वेट का इस्तेमाल, प्रॉपर वेट्स का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था, फॉल्टी वेट्स का इस्तेमाल किया जाता था। द फार्मर वर नॉट एबल टू हैव परफेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं था। मैन्युपुलेशन ऑफ अकाउंट्स था। मैन्युपुलेशन मतलब अगर मान लो वो जहां पर 10,000 होना है वहां पर वो 20,000 एड ऑन कर देते थे, जहां पर 15,000 होना है वहां पर 20,000 एड ऑन कर देते थे, जिसके चक्कर में अकाउंट्स को मैन्युपुलेट किया जाता था, जो मनचाहा रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया जाता था, जिसके चक्कर में मैन्युपुलेशन ऑफ अकाउंट हुआ, फॉल्टी वेट्स का इस्तेमाल किया गया। फार्मर के पास प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं था कि वो बचकर अर्बन एरिया में जाकर बेच सके। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी ना होने के कारण द फार्मर्स वेर फोर्स्ड टू सेल द क्रॉप टू दोज पीपल ओनली। प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी नहीं था, जिसके कारण फार्मर जो था ना चाहते हुए भी गुड्स को बेचना पड़ता था एट लोअर प्राइस, बिकॉज अगर स्टोरेज फैसिलिटी होता तो अपने गुड्स को स्टोर करके रख सकते थे जब तक गुड्स के लिए अच्छा दाम ना मिल जाए। लेकिन स्टोरेज फैसिलिटी ना होने के कारण गुड्स का क्वालिटी डिटोरिएट होना स्टार्ट हो जाता था, जिसके कारण जबरदस्ती दे वर फोर्स्ड टू सेल द क्रॉप्स टू द फार्मर्स ओनली, टू द मनी लेंडर्स। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हो, ये मैंने पॉइंट भी डाला हुआ है। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, मैं समरी बताया, और प्रॉब्लम्स आप बनाकर भी लिख सकते हो कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। सबसे पहले लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी,
forced sell, numerous market challenges, lack of credit facility, lack of storage facility, presence of money lender, middlemen and lack of standard of weights. आप यहां से भी लिख सकते हो या फिर आप यहां से भी इंफॉर्मेशन सुनकर लिख सकते हो. सो दीज वेर द प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग. मैं फिर से बताना चाहूंगा, एग्रीकल्चर मार्केटिंग में कट टू कट सारा पॉइंट बाय पॉइंट आपको लिखना होगा. एग्रीकल्चर मार्केटिंग को लेकर प्रॉब्लम बहुत सारा है कि फार्मर वे टोटली डिपेंड अपॉन मनी लेंडर, वो बहुत ज्यादा तरीका से एक्सप्लॉइट किया था, विक्टिम्स ऑफ एक्सप्लॉइटेशन बन चुके थे, प्रॉपर वेट का इस्तेमाल नहीं करते थे, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स था, प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं था, ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, स्टोरेज फैसिलिटी नहीं था, जिसके चक्कर में द फार्मर्स वेर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग. एग्रीकल्चर मार्केटिंग को लेकर बहुत सारा प्रॉब्लम फेस किया गया था. तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सैंपल पेपर में बार बार पूछा गया है. what is agriculture marketing, what are the challenges and how were the solution. एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या है, प्रॉब्लम क्या था एंड सोल्यूशन क्या था, ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर करके चलना. चलो ये भी मैंने बता दिया. ये बताने के बाद अब आता है सोल्यूशन या करेक्टिव मेजर्स फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग. वीवीआईपी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर मार्केटिंग को ठीक करने के लिए 4 स्ट्रेटेजीज डेवलप किए. रेगुलेटेड मार्केट, प्रोविजन ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी एंड पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट. ये 4 चीज था जिसके कारण एग्रीकल्चर मार्केटिंग को एक नया पहचान मिला, डेवलपमेंट किया गया. पहला है रेगुलेटेड मार्केट. अभी मैंने बताया कि फार्मर प्रॉपर वेट्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, मैन्युपुलेशन ऑफ अकाउंट्स किया जाता था. इसी चीज को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाया रेगुलेटेड मार्केट, where sale and purchase of commodity are strictly monitored by marketing committee, government representative, farmer and trader. जो भी सेल परचेज होगा क्रॉप का, अब वो किसके, बहुत लोगों के सामने होगा, जैसे मार्केटिंग कमिटी, हर मार्केट के कमिटी होता है उनके सामने होगा. गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, गवर्नमेंट का एक आदमी रहेगा, फार्मर खुद रहेगा एंड ट्रेडर रहेगा. ये सारे के सारे 4 लोगों के बीच में ट्रेडिंग किया जाएगा. प्रॉपर वेट्स का इस्तेमाल किया गया, ठीक है, जिसके चक्कर में एग्रीकल्चर मार्केटिंग को ठीक करने का प्रयास किया गया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो रेगुलेटेड मार्केट इज अ टाइप ऑफ मार्केट वेयर सेल एंड परचेज ऑफ कमोडिटी आर स्ट्रिक्टली मॉनिटर्ड बाय गवर्नमेंट representative, farmer and trader and marketing committee by using proper weights and scale. फिर आएगा प्रोविजन ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट किया गया बिकॉज वी ऑल नो ट्रांसपोर्टेशन नहीं थे, वेयर हाउसिंग नहीं थे, जिसके चक्कर में फार्मर वे नॉट एबल टू सेल द क्रॉप्स एट गुड प्राइसेस. सो अ प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी सच एज ब्रिजेस, फ्लाईओवर helps to transport the goods from one place to another place where price is lucrative. ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी के कारण now the farmers are able to sell the crops to those places where the price is lucrative, बहुत अच्छा प्राइस है. and proper storage facility helps the farmer to store the goods till that time period when the price is lucrative. प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी के कारण द फार्मर्स आर एबल टू स्टोर द गुड्स को तब तक स्टोर कर पाएंगे व्हेन द प्राइस इज लुक्रेटिव, जब तक प्राइस और अच्छा ना हो जाए. दिस इज ऑल अबाउट प्रोविजन ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. फिर आया कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी. ये कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी भी फार्मर के लिए लाया गया था टू मेक द फार्मर अ बेटर बार्गेनर, ताकि फार्मर जो है बेटर बार्गेनर कर सके. बिकॉज गरीब फार्मर ऑलरेडी गरीब है, उनका कोई नहीं सुनता था, फार्मर को मैन्युपुलेट किया जाता था, जिसके लिए गवर्नमेंट बोले कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी लाया गया, जिसमें फार्मर लोग मिलकर फार्मिंग कर सके टू मेक द फार्मर अ बेटर बार्गेनर. फार्मर जो है बेटर बार्गेनर बन सके एंड दे वुड बी एबल टू गेट बेस्ट प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस, ताकि उनको बेस्ट प्राइस उनका क्रॉप्स का मिल सके, जिसके द्वारा वो अपने लाइवलीहुड को रन कर सकेंगे थ्रू कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी. अब आता है पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट. गवर्नमेंट 3 पॉलिसीज लाया गया, एमएसपी, पीडीएस एंड बफर स्टॉक. एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इट्स अ टाइप ऑफ एश्योरेंस. ये गवर्नमेंट के द्वारा एश्योरेंस दे दिया गया था कि अगर आपको अपने क्रॉप का बेस्ट प्राइस नहीं मिलेगा तो मैं खरीद लूंगा एट अ प्राइस हायर देन द मार्केट प्राइस. मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा है उससे हायर प्राइस में मैं खरीद लूंगा. दैट इज सेड टू बी एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस. फिर आया बफर स्टॉक. बफर स्टॉक क्या है? सो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफएसएसआई, ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन, सॉरी एफएसआई नहीं है,
फूड एफसीआई सॉरी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया स्टार्टेड मेंटेनिंग बफर स्टॉक, वो बफर स्टॉक को मेंटेन करना स्टार्ट कर दिए विच कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग ऑफ सीजन में इसका इस्तेमाल कर सकेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को और बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा इकोनॉमी को रन करने में, इकोनॉमी को सस्टेन करने में। ये फार्मर से पहले ही बल्क में खरीद के रख लेंगे तो फार्मर का भी इनकम जनरेट हो जाएगा और इकोनॉमी में प्रॉब्लम भी नहीं होगा। और जब भी ड्यूरिंग रिसेशन या इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा तो ये फूड क्रॉप्स को उस टाइम पीरियड में बेच सकते हैं, ठीक है। फिर आता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस जिसको बोलते हैं, इसको राशन कार्ड के नाम से भी जानते हैं, जो राशन शॉप्स होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा स्टैब्लिश किए जाते हैं, जो एसेंशियल कमोडिटी से डील करते हैं, जैसे केरोसिन, राइस, पल्स, सॉल्ट एक्सेट्रा, एट अ प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस से कम में बेचा जाता है फॉर पुअर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, गरीब के लिए। ये 3 इंस्ट्रूमेंट लाया गया था जिससे फार्मर का भी डेवलपमेंट हो सके, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपलिफ्ट हो सके। 3 इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, एमएसपी, पीडीएस एंड बफर स्टॉक। तो ये इसी के साथ हमारा एग्रीकल्चर मार्केटिंग भी समाप्त होता है। मैंने रूरल बैंकिंग के बारे में डिस्कशन कर रखा है, आज अभी मैंने एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बारे में प्रॉब्लम्स एंड करेक्टिव मेजर्स, ये आप माइंड में लेकर चला। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा बार रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। एग्रीकल्चर मार्केटिंग का सोल्यूशन 4 है, दैट इज रेगुलेटेड मार्केट, प्रोविजन ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी एंड पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। चलो ये भी डन हो गया, फटाफट आगे बढ़ते हैं। चलो अब आता है ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल एज अ रे ऑफ होप। अब अगेन प्रॉब्लम क्या हुआ, इतना चीज करने के बाद भी फार्मर्स प्रॉपरली वो कल्टीवेशन नहीं कर पा रहे थे। फार्मर अभी भी कुछ फार्मर जो थे वो मैन्युपुलेट हो रहे थे, तो उनके लिए ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल एज अ रे ऑफ होप लाया गया, जिसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, अपनी मंडी, बिग बाजार, रिथ बाजार, जिसमें द फार्मर्स आर एबल टू हैव अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एमएनसी, they are able to direct contact with MNC मल्टीनेशनल कंपनी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं एंड वो अपने क्रॉप्स को डायरेक्टली उनको बेच सकते हैं विदाउट एनी मिडिलमैन। कोई भी मिडिलमैन यहां पर नहीं आएगा। दे आर एबल टू सेल द क्रॉप्स डायरेक्टली टू दोज मल्टीनेशनल कंपनी एंड दे वर गिवन एडवांसेस आल्सो एंड एट अ प्राइस हायर देन द मार्केट प्राइस, जिससे फार्मर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और अपलिफ्ट हो चुका था, जिसमें कोई भी रिस्क नहीं था। फार्मर आए और डायरेक्टली मल्टीनेशनल कंपनी को बेच दिए, जिससे फार्मर को भी अच्छा दाम मिला और ये सारा का सारा दाम पहले से ऑलरेडी डिसाइडेड था बाय मल्टीनेशनल कंपनी। ये उतना भी नहीं पूछा जा रहा, बट आप नॉलेज रख लो। अब आता है एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर का। एग्रीकल्चर मार्केटिंग को बता दिया, अब आता है एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन में क्या था, एग्रीकल्चर को 2 तरीका से डाइवर्सिफाई करने बोला गया था। एक है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप का मतलब है शिफ्ट फ्रॉम सिंगल क्रॉपिंग टू मल्टीपल क्रॉपिंग। आप सिंगल क्रॉपिंग मत करो, आप मल्टीपल क्रॉपिंग की ओर जाओ। दूसरा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। आप प्रोडक्शन को ही डाइवर्सिफाई कर लो, आप एक तरह का प्रोडक्शन एक्टिविटी पे फोकस मत रहो, आप अलग अलग तरीके के प्रोडक्शन एक्टिविटी पर फोकस करो, जिससे आपका इनकम सप्लीमेंट हो सके। और ये डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, दैट इज एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज एंड हॉरिकल्चर, जिसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। चलो सो एनिमल हस्बेंड्री। अब एनिमल हस्बेंड्री का मींस आप सब जानते हो कि एनिमल्स को पालना, प्रोडक्शन करना, कैटल फार्मिंग करना, कैटल प्रोडक्शन करना, ये सब आप जानते हो। अब एक एक करके डिस्कशन करते हैं, बहुत इजी है सर, तुरंत बताएंगे तुरंत खत्म करेंगे। So animal husbandry is one of the most important source of employment in rural area. It is related to production of cattle, cows, goats, sheep and buffalo. It is also known as mixed crop livestock farming. इसको mixed crop livestock farming के नाम से भी जानते हैं। It played a most important role for generating employment opportunity for a woman. Women के लिए employment opportunity लाया गया। It provide employment opportunity to the 70 million small and marginal holder. 70 million small and marginal holder को employment दिया गया। Over the past 3 decades, 30 years से the production of milk has also been increased, जिसको हम लोग white revolution के नाम से भी जानते हैं। This leads to operation flood. Operation flood हो गया, जिसके चक्कर में the production of meat, egg, wool has also been increased.
बट एनिमल हस्बेंड्री इज नॉट फ्री फ्रॉम प्रॉब्लम। एनिमल हस्बेंड्री में भी बहुत सारा प्रॉब्लम था, जैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते थे फॉर द ब्रीडिंग ऑफ एनिमल, प्रॉपर क्रेडिट फैसिलिटी नहीं था, प्रॉपर वेटेनरी केयर नहीं था फॉर द एनिमल. So government has to take initiative for the growth and development of credit facility, latest technology for the breeding of animal, proper veterinary care should also be taken for the development of animal husbandry. ये चीज बोला गया था एनिमल हस्बेंड्री के बारे में. बहुत इजी, आपको बस एक गो थ्रू करके जाना है. अब द फिशरीज, तो फिशिंग कम्युनिटी आर फाउंड इन आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एक्सेट्रा. दे कंट्रीब्यूट 0.9% ऑफ इंडिया जीडीपी. ये 0.9% ऑफ इंडिया का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करते हैं. फिशिंग कम्युनिटी डिपेंड्स अपॉन इनलैंड सोर्सेज एंड मरीन सोर्सेज. इनलैंड सोर्स से दो सोर्स पे वो डिपेंड रहते हैं, एक इनलैंड सोर्स, एक मरीन सोर्स. इनलैंड सोर्स में क्या क्या आ जाएगा, लेक, रिवर, पॉन्ड आ जाएगा. एंड मरीन सोर्स में सिर्फ दो आएगा, ओशंस एंड सीज आएगा. दे कंट्रीब्यूट 65% ऑफ फिश प्रोडक्शन. इनलैंड सोर्सेस 65% देता है एंड मरीन सोर्सेस कंट्रीब्यूट 35% ऑफ द फिश प्रोडक्शन. आउट ऑफ टोटल वर्कफोर्स, जितने भी वर्कफोर्स फिशिंग कम्युनिटी में काम करते हैं, 60% ऑफ द वर्कफोर्स आर बिजी इन एक्सटर्नल मार्केटिंग एंड 40% ऑफ द वर्कफोर्स आर बिजी इन इंटरनल मार्केटिंग. जितने भी फिशिंग कम्युनिटी में वर्कफोर्स है उसमें से 60% ऑफ वर्कफोर्स एक्सटर्नल मार्केटिंग में बिजी है एंड 40% ऑफ वर्कफोर्स इंटरनल मार्केटिंग में बिजी है. स्टिल अगेन सेम प्रॉब्लम है, फिशिंग कम्युनिटी इज फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. वही 3-4 प्रॉब्लम आप लिख दो, लोन का, क्रेडिट का, एजुकेशन का, latest technology ka. These problems are faced by the fishing community as well. So government has taken initiative for the development of fishing community by solving these problem. ठीक है. अब आता है हॉरिकल्चर. हॉरिकल्चर अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स होता है. हॉरिकल्चर इज अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. इट इज मोर लाइक डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. ये डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन की तरह है. इसमें प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर, वेजिटेबल, स्पाइसेस सब का प्रोडक्शन किया जाता है. ठीक है. एंड प्रेजेंटली इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का, एंड लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कैश्यू नट्स एंड स्पाइसेस. बहुत बड़ा लीडिंग प्रोड्यूसर है फॉर कैश्यू नट्स एंड स्पाइसेस व्हिच लीड्स टू गोल्डन रेवोल्यूशन, जिसको हम गोल्डन रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं. एंड ये हॉरिकल्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है फॉर द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. आउट ऑफ टोटल रूरल पॉपुलेशन, जितने भी रूरल पॉपुलेशन है उसमें 20% ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर प्रोवाइडेड बाय द हॉरिकल्चर. ये बोला गया है. अलॉन्ग विद दिस हॉरिकल्चर आल्सो हेल्प्स टू इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द फार्मर. फार्मर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बहुत ज्यादा प्रमोट किया, उनका अर्निंग कैपेसिटी, उनका जीडीपी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया था फॉर इंडियन इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट की ओर से. चलो ये बता दिए. अब आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग. अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत बार पूछा गया है ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में. सो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या होता है कि वी शुड नॉट यूज इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. इंस्टेड ऑफ दैट वी शुड यूज एनिमल मैन्योर एंड कंपोस्ट. एनिमल मैन्योर एंड कंपोस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए बिकॉज बाय यूजिंग इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड के कारण इट रिड्यूसेस द सॉइल फर्टिलिटी. सॉइल का फर्टिलिटी को कम करता है, सॉइल का हेल्थ को कम करता है. इंस्टेड ऑफ दैट वी शुड यूज एनिमल मैन्योर एंड कंपोस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे सॉइल का फर्टिलिटी और बढ़ेगा, सॉइल का और हेल्थ बहुत अच्छा हो जाएगा. एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग डज नॉट मीन ओनली डिस्कार्डिंग द यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड. ऑर्गेनिक फार्मिंग का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करना. इंस्टेड ऑफ दैट वी शुड फोकस ऑन प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज वेल. इसके अलावा हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी प्रमोट करना चाहिए. एंड बाय यूजिंग कन्वेंशनल फार्मिंग सच एज इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड अगर हम यूज करते हैं तो इट पेनिट्रेट्स इनटू द वाटर बॉडी. ये वाटर बॉडी में पेनिट्रेट कर देता है एंड इट रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. सॉइल का हेल्थ को मेंटेन नहीं कर पाता है. ये था ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में. एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो सबसे बड़ा डेफिनेशन है वो आपको याद करके चलना है. ऑर्गेनिक फार्मिंग रेफर्स टू द प्रोसेस which restore, maintains and enhances the ecological balance. जो जितना भी जितने भी क्रॉप्स है, जितने भी सॉइल है, जितने भी हेल्थ है, जितने भी मिनरल्स है, जिसको रिस्टोर करते हैं, मेंटेन्स करते हैं एंड एनहांसेस द इकोलॉजिकल बैलेंस, जिससे बैलेंस जो है इकोलॉजिकली बैलेंस रहता है. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग. होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा. फटाफट जस्ट आप यू ऑल नो कि आपको ये सारा का सारा चैप्टर याद करा रखा है. बस आपको एक वन शॉट रिवीजन के पॉइंट से ये वीडियो लाया हूं. डिटेल वर्जन वीडियो नहीं है, ये सिर्फ वन शॉट वीडियो है जिससे आपका इंफॉर्मेशन और एनहांस कर जाए. चलो ये भी हो गया. अब
ऑर्गेनिक फार्मिंग का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एंड समाप्त करेंगे फिर चैप्टर को। तो एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, खाली पॉइंट्स का नाम आपको याद रखना है। इट इज इको फ्रेंडली, ये इको फ्रेंडली होता है, इन्वायरमेंट से पॉल्यूट नहीं होता है, सस्टेन सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल का हेल्थ को मेंटेन करता है, सॉइल का मिनरल्स को मेंटेन करता है, फर्टिलिटी को मेंटेन करता है, मेक्स द फूड हेल्दी एंड टेस्टी, फूड को हेल्दी और टेस्टी बनाता है, एंड इनएक्सपेंसिव होता है, ये बहुत ज्यादा सस्ता होता है, ये इंसेक्टिव कन्वेंशनल फार्मिंग की तरह ये एक्सपेंसिव नहीं होता है। चलो, तो ये 4 एडवांटेज है, इको फ्रेंडली, सस्टेन सॉइल फर्टिलिटी, मेक्स द फूड हेल्दी एंड टेस्टियर एंड इनएक्सपेंसिव। अब आता है डिसएडवांटेज। अगेन डिसएडवांटेज, लेस पॉपुलर, ये इतना पॉपुलर नहीं है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा क्लाइमेट नहीं बनाया गया है जिससे हम हर चीज का ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सके। आज यही रीजन के चक्कर में हम कन्वेंशनल फार्मिंग करते हैं, बिकॉज हम वो हमारे कंट्री में जबरदस्त हर चीज के लिए प्रॉपर क्लाइमेट नहीं है, तो प्रॉपर क्लाइमेटिक कंडीशन ना होने के कारण हम यूज करते हैं कन्वेंशनल फार्मिंग, जिस इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड के द्वारा प्रोडक्शन करते हैं। लो ईल्ड, इस ऑर्गेनिक फार्मिंग एज कंपेयर टू कन्वेंशनल फार्मिंग उतना ज्यादा ईल्डिंग नहीं करता है, एंड शॉर्टर फूड लाइफ, ठीक है, इनका जो लाइफ स्पैन रहता है एज कंपेयर टू कन्वेंशनल फार्मिंग बहुत कम रहता है, एंड लिमिटेड चॉइस ऑफ क्रॉप, ये हर क्रॉप में एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये भी डन हो गया सर जी। चलो, अब द लास्ट, माइक्रो क्रेडिट, जिसको सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से जानते हैं, ये बेसिकली आपको बनाकर अगेन लिखना है। क्या बनाकर लिखना है? पहले आप इंट्रो दे देना कि फार्मर में 93% ऑफ द क्रेडिट रिक्वायरमेंट आर फुलफिल्ड बाय द नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, सो जिसके कारण द फार्मर में टोटली डिपेंड अपॉन मनी लेंडर, these money lenders charge very high rate of interest, and the farmer became victims of exploitation. They were forced to, when they are not able to repay the loan, so they became landless labor, or they were forced to sell the crops at lower price, जिसके कारण फार्मर बहुत बुरे तरीके से एक्सप्लॉइट हुआ था, फार्मर को बहुत ज्यादा मैनिपुलेट किया गया था। आफ्टर दैट माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स को स्टैब्लिश किया गया टू प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, लाया गया फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्मॉल बिजनेस। It also promoted rural banking system, formal credit system को promote किया गया। They provide loans at easy terms and condition, lower rate of interest and less formality के साथ में लाया गया। In India it is known as self help group, इंडिया में इसको self help group के नाम से भी जानते हैं। It promoted the habit of saving, ये saving का habit को promote किया and loans provide करके दिया easy rate of interest पे। The members of self help group जो था, they are able to deposit the money, वो लोग पैसा डिपोजिट कर सकते हैं, and the members who are in need of credit, they are able to take loan from that डिपोजिटेड अमाउंट ऑफ मनी। जो भी पैसा वो मेंबर्स के द्वारा डिपॉजिट किया गया है, उनमें से किसी भी मेंबर को अगर जरूरत है पैसा का, दे आर एबल टू टेक मनी फ्रॉम दैट इन अ फॉर्म ऑफ लोन। डन। अब आता है तनवा, तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर, ये स्पेसिफिकली वुमेन के लिए किया गया था इन तमिलनाडु। दे प्रोवाइड गाइडेंस फॉर डूइंग एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर करने के लिए गाइडेंस किया गया था, जिससे उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, ट्रेनिंग बढ़ सके, एंड वो अच्छे से प्रोडक्शन कर सके और वुमेन। ये बस एक रीड मारना, समझ में आ जाएगा। अब आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, VVIP स्टार 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 एंड स्टार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और है लिटरली बहुत इजी है, ये 3 से 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं। So what is information technology? Information technology is a branch of engineering which deals with computers and telecommunications से डील करते हैं, which collects the information and transmit the information, जो information को collect करते हैं और information को transmit करते हैं। Information technology बहुत important role play किया था for Indian economy to bring revolution लाने में in Indian economy में। These information technology provides the information, ये हमको information provide करके देता है for the food insecurity के बारे में, vulnerability के बारे में, and the places of emergency, कहाँ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही हमें प्रोवाइड करता है। आज के टाइम में कौन से एरिया में प्रॉपर फूड नहीं है, कौन से एरिया में कल्टीवेशन नहीं है, कौन से एरिया में बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, ये सब कैसे पता चलता है? जस्ट बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इट ऑल्सो हेल्प्स टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को लेकर भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, प्राइस, वेदर, सॉइल कंडीशन, ये सब कौन प्रोवाइड करके दे रहा है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कारण आज हमको पता चल रहा है कि मार्केट में कौन से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, मार्केट में क्या प्राइस चल रहे हैं, मार्केट में सॉइल का कंडीशन क्या है, फर्टिलिटी कैसा चल रहा है, वेदर कंडीशन क्या है, ये सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा ही हमें पता चल रहा है। एंड इट ऑल्सो प्लेज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल फॉर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी,
द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज टू मेक एवरी विलेज अ नॉलेज सेंटर, हर विलेज में प्रॉपर नॉलेज आ सके, एंड ऑल्सो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द लाइवलीहुड, एंड इट ऑल्सो प्लेज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो अगर मान लो आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहते हो अच्छे से, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग which is related to computers and telecommunication, which collects and transmit the information. It played a most important role for development of Indian economy and bringing revolution in the Indian economy. It provides the information related to food insecurity, vulnerability, and in case of information, the place of emergency. It also helps to know the information related to soil condition, fertility, weather condition, and price. It provides employment opportunity. The main objective of sustainable development is to make every village a knowledge center, which helps to provide employment opportunity and sustainable development of the country. Done. पूरा का पूरा रूरल डेवलपमेंट मैंने बता रखा है, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड वे में मैंने बताया, बिकॉज ऑलरेडी बहुत बड़ा चैप्टर था जो उसको बहुत शॉर्ट में आपको बताया, ताकि आपका माइंड एक बार फिर से ये सारे इंफॉर्मेशन को गैदर कर सके। अब द लास्ट छोटा सा टॉपिक और है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड चैप्टर समाप्त। व्हाट डू यू मीन बाय रूरल डेवलपमेंट? रूरल नहीं है, रूरल होगा, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट, ब्रिंग द की इश्यूज। रूरल डेवलपमेंट मीन्स the action plan for socio economic development of the country. Issues आपका 4 थे। पहला रूरल क्रेडिट, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, डाइवर्सिफिकेशन एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट। वी ऑल नो three types of credit है, short term, medium term, long term. The farmers are not able to generate surplus amount of income for reinvestment, जिसके लिए क्रेडिट का जरूरत था। and all the farmers during that time, there is a time gap between sowing and harvesting. Between that time gap, many expenses are there, death, birth, marriages are there. That's why rural credit is important. Explain micro credit program, मतलब self help groups के बारे में बोल रहा है। Explain the steps taken by the government for rural market. Rural market में same 4 step था, agriculture marketing, regulated market, provision of physical infrastructure, cooperative agriculture marketing society, and policy instrument. Agriculture diversification is essential for sustainable development. Yes, agriculture diversification करना बहुत जरूरी है। Agriculture diversification means आपको shift from single cropping to multiple cropping and shifting from agriculture and different activities में shift करना चाहिए। इसके बारे में एनिमल्स हस्बेंड्री, फिशरी, हॉर्टिकल्चर के बारे में आपको लिखना है। Critically evaluate the role of rural banking. Rural banking इन द प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। रूरल बैंकिंग कितना अच्छा काम किया, वो फॉर्मल क्रेडिट को प्रमोट किया, ये मनी लेंडर से बचाया, ये सब के बारे में आप लिखते लिखते वो 4 इंस्टीट्यूशनल सोर्स के बारे में भी लिख देना। दैट इज सबसे पहला था आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी, कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक एंड नाबार्ड के बारे में। मेंशन सम ऑब्स्टेकल्स और हिंड्रेंस फॉर द मैकेनिज्म ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। मतलब प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग मैंने बताया, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, स्टोरेज का प्रॉब्लम था, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स था, प्रॉपर वेट्स के इस्तेमाल नहीं किए जा रहे थे। दीज वर द ऑब्स्टेकल्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल? रिथ बाजार, उजहा बाजार के बारे में आपको लिखना है। डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन ग्रीन रेवोल्यूशन एंड गोल्डन रेवोल्यूशन, वी ऑल नो। डू यू थिंक वेरियस मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू इंप्रूव एग्रीकल्चर सेक्टर वाज सफिशिएंट? नो, सफिशिएंट नहीं था, बिकॉज वो सारा का सारा प्रॉब्लम्स के बारे में लिखना है, ठीक है। What are the role of non-farm employment opportunity in promoting diversification? Non-farm मतलब एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज के बारे में ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये पीपल का जीडीपी, पीपल का अर्निंग कैपेसिटी को, पीपल का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बहुत ज्यादा प्रमोट किया था, जिसके चक्कर में ये फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम को भी प्रमोट किया। व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग? हम सब जानते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। एंड हाउ इट प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे प्रमोट किया हम सब जानते हैं, ठीक है। ये एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग लिख देने का है। एक्सप्लेन द बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। लिस्ट सम प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय ड्यूरिंग द इनिशियल ईयर्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का अगेन डिसएडवांटेज लिखना है, ठीक है। आपको ये सारा का सारा वीडियो मैंने ला रखा है, आप प्लीज गो थ्रू कर लेना और आपका माइंड बहुत ज्यादा डेवलप होगा। All the very best for your board exam. Please प्यारे बच्चों, like, share and subscribe my channel. All the very best for your board exam. Bye bye.